कविता और किशन के घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था जहाँ किशन टमाटर उगाया करता था। ए जी, अब खाना खाने आ भी जाइए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा अपोशी कर रहा हूँ। जब किशन खाना खाने घर आया, कब से आपको आवाज दे रही थी, अब तक तो सारा खाना ठंडा हो गया। हाँ, अब क्या करूँ? सारे पौधों को ढंग से पानी नहीं दूंगा तो अच्छे टमाटर कहाँ से उगेंगे। चलो जल्दी जल्दी खाना दो, तिजारती आने वाले हैं टमाटर खरीदने। ठीक है। कविता ने किशन को खाना परोसा और किशन ने खाना नोश फरमाना शुरू कर दिया। उसका खाना खत्म हुआ और वहाँ एक तिजारती आ गया। किशन भाई। हाँ, आया। इस बार मंडी बहुत तंग है, मैं टमाटरों की कीमत 15 रुपये किलो ही दे सकता हूँ। ये तो बहुत कम है भाई। अब भाई यही दाम है, सोच लो। लेकिन शहर के बाजार में तो 30 रुपए किलो बिक रहे हैं टमाटर। अरे बाजार में बेचने में नुकसान भी तो होता है, कितने टमाटर पिचक जाते हैं, उन्हें कोई नहीं खरीदता। फिर टमाटर बेचने के लिए जो बंदा खड़ा रहता है उसकी पगार बहुत खर्चा है किशन भाई, तुम नहीं समझोगे। लेकिन भाई 15 रुपए की कीमत तो बहुत ही कम है। देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 17 रुपए दे सकता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो दे दो। किशन मायूस हो गया, लेकिन उसे टमाटर बेचना ही था। ठीक है भाई, ठीक है, दे दो। कितने किलो है टमाटर? यही कुछ 200 किलो। ठीक है भाई, 17 रुपये के हिसाब से 3400 रुपए हुए, ये लो। शुक्रिया भाईजान। वो तिजारती सारे टमाटर लेकर चला गया और किशन मायूस होकर घर लौटा। क्या हुआ, कीमत सही नहीं मिली? शहर में टमाटर 30 रुपए किलो बिकते हैं और हमें बस 17 रुपए मिले। ये तो नाइंसाफी है। लेकिन अगर टमाटर नहीं बिके तो खराब हो जाएंगे। तो आप टमाटर खुद शहर ले जाकर क्यों नहीं बेचते? अरे अगर मैं शहर गया तो यहाँ मेरे खेतों का ख्याल कौन रखेगा? ये सब मैं देख लूंगी। लेकिन कैसे? तुम घर का काम करोगी या खेत संभालोगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह घर के सारे काम खत्म करके खेत भी संभाल लूंगी। वैसे भी आपने मुझे अच्छे से खेती सिखाई है। वो तो है, लेकिन क्या हम कर पाएंगे? कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ। और बस तय हो गया कि कविता टमाटर उगाएगी और किशन शहर जाकर टमाटर बेच कर आएगा। एक हफ्ते बाद टमाटर की नई फसल निकली और किशन ने टमाटरों को टेम्पो में भर लिया। आज पहला दिन है, उम्मीद है सब सही होगा। बिल्कुल सही होगा, आप फिक्र मत कीजिए। किशन शहर के बाजार के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर उसने टेम्पो में ही टमाटर बेचना शुरू कर दिया। अरे ले लो ताजे टमाटर, ताजे रसीले लाल लाल टमाटर ले लो। बस 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? हाँ बाजी। दूसरी दुकान पर तो 35 है। मैं तो तुमसे ही लूंगी, जल्दी मुझे दे दो। मुझे भी 2 किलो। अरे मुझे 1 किलो। और देखते ही देखते किशन के टेम्पो के बाहर खरीदारों की भीड़ लग गई। 4 घंटे में उसके बस थोड़े से ही टमाटर बचे थे। टमाटर है क्या? बस बाजी, अब सिर्फ 4 किलो बचे हैं। सारे मुझे दे दो। शहर वालों को ताजे रसीले टमाटर कम दामों पर मिले, इसीलिए सब धड़ाधड़ बिक गए। फिर किशन उसी टेम्पो में गांव लौटा। किशन ने टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दिए। अरे कविता, बहुत अच्छा दिन था आज का। क्या सारे टमाटर बिक गए? हाँ, सारे बिक गए। कुल मिलाकर 250 किलो के 7500 रुपए मिले थे। 1000 टेम्पो वाले को दिया तो बचे हैं 6500 रुपए। वाह, आज तो मजा आ गया। ये हुई ना बात। एक चीज मैंने देखी कि शहर की खवातीन टमाटर चुनते वक्त बस लाल लाल टमाटर चुनती हैं। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना, टमाटरों को और लाल करने के लिए। YouTube पे ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। किशन ने YouTube पर सर्च किया तो उसे एक वीडियो मिला। तो ये पाउडर छिड़कना होगा टमाटरों के पौधों में। लेकिन ये कहाँ मिलेगा? शहर में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। आप कल चले जाइए और ढूंढ कर ले आइए। ठीक है। अगले दिन किशन वापस शहर आया। उसने वो फर्टिलाइजर ले लिया। भाई, इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? अरे भाई, ज्यादा मिकदार में मत डालना, जितना पैकेट पे लिखा है ना वैसे ही डालना।
हाँ ठीक है। किशन वो केमिकल फर्टिलाइजर लेकर अपने घर लौटा। कविता उसका इंतजार कर रही थी। ये लो केमिकल फर्टिलाइजर। दुकानदार ने बोला है जितना मिकदार लिखा है उतना ही डालो, जरा भी ज्यादा नहीं। इस केमिकल फर्टिलाइजर से मोटे मोटे टमाटर उगेंगे। मतलब साइज भी बढ़ेगा? हाँ। अच्छी बात है। अगले दिन किशन ने खुद टमाटर के खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डाला। देखो कविता, हमारी खेतों के लिए बस 2 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर काफी है। ठीक है, मैं याद रखूंगी। फर्टिलाइजर डालने के कुछ ही रोज बाद पौधों पर बड़े लाल और रसीले टमाटर उगे हुए थे। ये केमिकल फर्टिलाइजर तो बहुत ही कमाल की चीज है। हाँ देखो कितने बड़े टमाटर हैं इस मर्तबा। तकरीबन 350 किलो टमाटर निकले हैं। बाप रे, हमें तो बहुत मुनाफा होगा ना? हाँ चलो, अब मैं शहर जाता हूँ इन्हें बेचने के लिए। तुम इस फर्टिलाइजर को पानी में मिलाकर छिड़क देना, लेकिन मिकदार याद रखना। जी बिल्कुल। किशन सारे टमाटरों को टेम्पो में भरकर चला गया। यहाँ कविता को खेतों में फर्टिलाइजर छिड़कना था। 2 मुट्ठी से इतने बड़े टमाटर निकले हैं। मैं एक और मुट्ठी मिला देती हूँ और बेहतर फसल होगी। कविता ने 3 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर टमाटरों के पौधों पर छिड़क दिया। अगली फसल पहले के टमाटरों से भी ज्यादा बड़ी थी। वाह वाह, ये नायाब चीज है। फिर क्या था? कविता हमेशा जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़का करती थी। हमें कुछ वक्त के लिए फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर से भी पौधों और मिट्टी को नुकसान होता है। इससे भला क्या नुकसान होगा? ये तो बहुत अच्छी चीज लगती है। कविता, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदेह होती है। तुम अगली 2 फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर मत डालना। ठीक है, जैसा आप बोले। कविता ने किशन को बोल तो दिया था, लेकिन उसके मन में था कि वो और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करे, और इसीलिए किशन के मना करने के बावजूद भी कविता ने पौधों पर केमिकल फर्टिलाइजर छिड़का। अगली फसल में भी हमेशा की तरह बड़े बड़े टमाटर थे, जो देखकर किशन दंग रह गया। ये टमाटर इतने बड़े कैसे? कहीं तुमने केमिकल फर्टिलाइजर छिड़क तो नहीं दिया? नहीं, मैंने तो नहीं छिड़का। हो सकता है पहले के ही केमिकल का असर हो। हाँ, मुमकिन है। कविता किशन को झूठ बोल बोल कर टमाटर के पौधों में केमिकल फर्टिलाइजर छिड़कती रही। कविता के जहन में ज्यादा मुनाफे का लालच था। कुछ माह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते टमाटर के कुछ पौधे मरने लगे। अरे अरे, ये क्या? इन्हें क्या हुआ? कल तक तो ठीक थे। शायद ये केमिकल फर्टिलाइजर का असर है। मैं ये पौधे तोड़ देता हूँ। यहाँ नए पौधे लगाएंगे, वरना ये सारे खेत में फैल जाएंगे। ठीक है। किशन ने मरे हुए पौधों को उखाड़कर वहाँ नए पौधे लगा दिए, लेकिन अगले रोज वो पौधे भी मर चुके थे। हे राम, ये क्या हुआ? ये ऐसे क्यों मुरझा रहे हैं? मालूम नहीं, मैं जरा साइंसदान को बुलाकर लाता हूँ। किशन पास के ज़राई सनत से ज़राई साइंसदान को अपने खेत ले आया। देखिए, ये पौधे कल ही लगाए थे और आज इनका ये हश्र है। मुझे मिट्टी की जांच करनी होगी। साइंसदान ने मिट्टी के सैंपल लिए। जब साइंसदान ने मिट्टी की जांच की तो मिट्टी में जरूरत से ज्यादा केमिकल थे। आपकी मिट्टी खराब हो चुकी है। जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की वजह से पूरी मिट्टी में बस केमिकल्स हैं। अब यहाँ पौधे उगना मुश्किल है, और जो पौधे अभी भी बचे हैं उस पर जरा भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये बात सुनकर किशन और कविता दोनों हैरत में पड़ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मना किया था, फिर भी मैं केमिकल डालती ही रही। कविता ने थोड़े से लालच की वजह से आज अपने उपजाऊ खेत को बंजर बना दिया। अगर वो लोग बिना केमिकल के खेती करते तो शायद कम कमाते, लेकिन उनके खेत उपजाऊ होते और उनकी जिंदगी खुशहाल। लाजपुर नाम का एक देही इलाका था, जहां राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे फरोख्त करता। राकेश के अंडे की नक्काशी देखकर लोग उसे अंडा कहकर बुलाते थे।
अंडा भैया, जरा 2 अंडे उबले हुए और 2 अंडों का ऑमलेट लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी 2 मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया कि नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से अभी आराम तो है। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि वो बीमार है या बीमार होने का नाटक कर रही है। इन बीवियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भैया। राकेश के मिलनसार रवैये की वजह से लोग उसके पास आकर अंडा नौश फरमाते। राकेश जाड़े के दिनों में भी अच्छी कमाई कर लेता। शब को घर लौटने से पहले वो अपनी बीवी के लिए एक खास ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, ये लो, सबसे आखिर में बनाया गया प्यार से तुम्हारे लिए ऑमलेट है। सही नसीब अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होने की वजह से राकेश बेहद खुशहाल जिंदगी बसर करता था। राकेश के पड़ोस में एक पंकज नाम का चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़े पड़े सोता रहता। उसकी बीवी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ वाजिद अली शाह की औलाद, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि तुम इतने काहिल हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी बीवी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। सर अपने पड़ोसी अंडा भैया को तो देखो, सिर्फ ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभाल लिया है। हमारा घर अभी भी वैसे ही खस्ता हाल में पड़ा है। अभी जब बरसात आएगी तो छत भी टपकने लगेगी, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता। वो चाट बनाने के लिए 3-4 दिन के बचे हुए बासी छोले का इस्तेमाल करता। चाट में बहुत बुरी महक आ रही है, इसका मजा भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था। अब चाट खट्टी नहीं तो क्या शहद जैसी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को। इससे अच्छा है कि अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज की खराब चाट और गलत रवैये की वजह से उसके ठेले पर लोग रुकते ही नहीं थे। उसका ठेला छोड़कर लोग राकेश का अंडा ऑमलेट खाने चले जाते। एक शब जब पंकज अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी बोली, आज कुछ पैसे कमाए या नहीं? मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी शब बीत गई, अभी तक तुमने खाना ही नहीं बनाया। मेरे लौटने का इंतजार कर रही हो? जब सब्जी नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की बीवी उसे गुस्से में छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे वाले की वजह से ही हो रहा है। वो अगर मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने वो अपना ठेला ना लगाता तो खरीदार मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकल पड़ेगा। एक शब जब राकेश और उसकी बीवी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर में रखे हुए सैकड़ों अंडे की ट्रे ठेले पर रखी और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया। राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया है। वो दोनों बेचारे पूरा दिन दरवाजे के किनारे बैठकर अश्क बहाते रहे। सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठ के कुछ नहीं होने वाला। चलिए चलकर ठेला ढूंढते हैं, क्या पता कहीं कोई सुराग या निशानी मिल जाए। दोनों लोग माल और ठेले की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। शब होने पर भी वो देही में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार जब वो मायूस होकर घर लौट रहे थे तो उन्हें जंगल से ऐसी आवाजें आईं जैसे कोई बड़ा पत्थर गिर गया हो। दोनों जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक तवील सा अंडा जमीन पर गिरा है। इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसको देखकर तो लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुर्गी ने दिया है। राकेश ने एक बड़ी सी ट्रॉली का इंतजाम किया और अंडे को अपने घर ले आया।
अंडा तो हम घर ले आए, लेकिन इतने बड़े अंडे का इस्तेमाल किया होगा। अगर इसे तोड़ा गया तो इसका सारा तरल बाहर निकल आएगा। इसे पूरा तोड़ना तो बेवकूफी होगी। राकेश सीढ़ी से अंडे के ऊपर चढ़ा और उसने छेनी और हथौड़े से अंडे में एक छोटा सा छेद किया। अंडे में छेद होते ही उसका तरल फव्वारे की तरह बाहर आने लगा। राकेश ने अंडे पर एक पाइप और टंकी लगा दी। पाइप और टंकी की वजह से अंडे का तरल जरूरत के मुताबिक ही निकाला जाता। राकेश ने दोबारा अपना कारोबार शुरू किया। दूर दूर से देही के लोग इतने बड़े अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। राकेश का मुनाफा पहले से भी दोगुना हो गया। लोग अंडा खाने नहीं बल्कि देखने भी आते थे। उधर पंकज राकेश की बढ़ती कमाई देखकर जलकर खाक हो जाता। बड़ा अंडा, इसे भी मैं गड्ढे में फेंक दूंगा। राकेश और उसकी बीवी सुबह 5 बजे ही उठ जाते थे। एक दिन पंकज उनके घर सुबह सुबह पहुंच गया। उसने राकेश और उसकी बीवी पर बेहोश करने वाला इत्र डाल दिया। राकेश और उसकी बीवी बेहोश होकर गिर गए। फिर पंकज ट्रैक्टर और ट्रॉली से अजीम अंडे को पहाड़ी पर ले गया। इतने बड़े अंडे को खाई में फेंकने से पहले कुल्हाड़ी से फोड़कर देखूंगा। इसे फोड़ने में बहुत मजा आएगा। पंकज ने जोर से अंडे में कुल्हाड़ी मारी। अंडे से पानी की इतनी तेज रफ्तार निकली कि पंकज के पांव जमीन पर टिक ही नहीं पाए और वो खाई में गिरकर मर गया। समीर और गोलू दोनों अपने खानदान के साथ सम्राट नगर के एक मोहल्ले में रहते थे। समीर का परिवार अमीर था, लेकिन समीर दूसरे बच्चों से छीनकर और बड़ों से मांगकर खाने का आदी था। वही 7 साल का सोनू बड़ा ही शरारती और सयाना था। एक दिन प्लेग्राउंड में, अरे चिंटू जरा इधर आना। हाँ भैया बोलो। चिंटू बेटा, तुमको अच्छे से क्रिकेट खेलना नहीं आता, तुम्हें सीखना है मुझसे। हाँ भैया, मुझे सीखना है आपसे। सीखना है तो पहले ये चिप्स मुझे खिलाओ, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। भैया मेरे पास और चिप्स नहीं है, मैं नहीं दूंगा आपको। देखो, अगर ये मुझे नहीं दोगे तो मैं सिखाऊंगा नहीं। समीर के कई बार बोलने पर भी चिंटू चिप्स नहीं देता, तो समीर उससे छीनकर खा लेता है। चिंटू रोता रोता अपने दोस्त गोलू के पास जाता है। क्या हुआ चिंटू, तू रो क्यों रहा है? भाई, समीर भैया ने मेरे चिप्स छीन कर खा लिए। तू चुप हो जा, चल हम सारे दोस्त मिलकर उस समीर को सबक सिखाते हैं। हाँ चिंटू, तू चुप हो जा, हम है ना। चिंटू के सारे दोस्त मिलकर समीर के पास जाकर बोलते हैं, भैया आपने मेरे दोस्त का चिप्स क्यों खाया? हाँ भैया, आपने हमारे दोस्त को क्यों रुलाया है? उसका चिप्स वापस करो। क्या तुम लोग पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैंने कोई इसके चिप्स नहीं खाए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने ही इसका चिप्स खाया है। तुम लोगों के पास कोई सबूत है क्या जो मुझे झूठा बना रहे हो? चलो भागो यहाँ से, वरना अभी मारूंगा तुम लोगों को। अभी चलो, निकलो। समीर सभी बच्चों को डरा कर भगा देता है। सभी वहाँ से चले जाते हैं और फिर चिंटू को चुप कराते हैं। चिंटू तू चुप हो जा मेरे भाई, मैं चिप्स लाऊंगा तो उसमें से ले लेना। हाँ भाई, गोलू सही कह रहा है, और फिर अगली बार समीर भैया को बताएंगे। समीर और गोलू अपने अपने घर चले जाते हैं। गोलू अपने घर जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताता है, तो उसकी अम्मी उसे समझाती है कि अगर समीर उसके साथ ऐसा करे तो उसे छोड़ना मत। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। बेटा, गलत के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए। अगले दिन चिंटू और गोलू अपने दोस्तों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी चिंटू चॉकलेट लेकर आता है और दोस्तों के साथ बैठकर खाने लगता है। तभी समीर वहां आकर उन बच्चों से चॉकलेट मांगता है। बच्चे नहीं देते तो समीर बच्चों से जबरदस्ती छीनकर चॉकलेट खाने लगता है। सभी बच्चे रोते रोते समीर के घर जाते हैं। आंटी देखिए, समीर भैया हम लोगों की चॉकलेट छीनकर खा गए। ये सब क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता।
समीर भैया हम सभी बच्चों को परेशान करते हैं और छीन छीन कर सारी चीजें खा जाते हैं। हम लोग हर बार छोड़ देते थे, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? धमकी दे रहे हो क्या? नहीं आंटी, हम लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन आपका बेटा हमें बहुत परेशान करता है, उनको समझाइए। चलो निकलो यहाँ से। सभी बच्चे भाग जाते हैं। फिर समीर घर आता है तो उसकी मम्मी उससे सारी बात पूछती हैं और उसे डांटती हैं। समीर बेटा, तुम क्यों उन्हें परेशान करते रहते हो? वो बच्चे घर आकर मुझसे तेरी कंप्लेन कर रहे थे। अरे मम्मी कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद गोलू एक दुकान से टमाटो सॉस की बोतल लेकर आ रहा होता है। रास्ते में उसे समीर देख लेता है। टमाटो सॉस देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो गोलू को रोककर उससे बोतल मांगता है, पर गोलू नहीं देता। समीर गोलू से बोतल छीनने लगता है। अरे गोलू, गोलू ये सॉस की बोतल दे दे मुझे, मैं थोड़ा सा खा लूंगा फिर तुझे दे दूंगा। चल छोड़ना। नहीं, मैं नहीं दूंगा। गोलू देख, थोड़ी सी सॉस मुझे खानी है, मुझे दे दे वरना फिर से तुम लोगों को रोना पड़ेगा। पूरे बाजार में सब लोग उन्हें देखने लगते हैं और तभी गोलू रोने लगता है। उसे रोता देख लोग पूछने लगते हैं, अरे लड़के, उस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कुछ नहीं अंकल, ये मेरा भाई है, बस ऐसे ही मजाक कर रहा था और ये रोने लगा। फिर सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तभी उस बोतल का ढक्कन खुल जाता है और एक व्यक्ति पर सॉस के छींटे पड़ते हैं। समीर और गोलू हैरानी से उसकी ओर देखने लगते हैं और वो गुस्से में बोलता है, अरे तुम लोग क्या बेवकूफों जैसी हरकत कर रहे हो? अरे नहीं अंकल, हम तो होली खेल रहे हैं, एडवांस में हैप्पी होली। तुम तो पूरे ही पागल हो, निकलो यहाँ से। वो आदमी गुस्से में चला जाता है और फिर समीर गोलू से सॉस छीनता है। तभी वहीं सामने किराने की दुकान से निकल रहे दुकानदार पर भी सॉस की छींटे पड़ जाते हैं। फिर वो दुकानदार गुस्से से उनके ऊपर चिल्लाने लगता है, अरे बुड़बक, ये तुम लोग क्या कर दिया? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। अरे बुरा ना मानो अंकल, होली है होली। अरे पागल बुड़बक, अभी होली कहाँ से आ गई? अभी 2 दिन बाकी है। अरे हाँ अंकल, लेकिन हमारी होली अभी से शुरू हो गई, सॉस वाली होली। वाह बेटा, तुमने नई होली निकाली है। डिट्टो, मेरी दुकान में बहुत ही सारे एक्सपायर्ड सॉस पड़े हैं, चलो वो भी ले लो और उससे होली मना लेते हैं। हाँ अंकल, चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ये सुनकर गोलू भी खुश हो जाता है और फिर वो दुकानदार के पास जाकर सारी एक्सपायर्ड डेट वाली बोतल लेकर होली खेलने लगते हैं। तभी बाजार में और लोग ये देखकर कहते हैं, अरे सेठ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? सॉस क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हाँ? अरे नहीं भाई सुरेश, ये एक्सपायर्ड सॉस है भाई, इसे यूज करके नए तरह की होली मना रहे हैं भैया। हाँ अंकल। इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान भी नहीं होगा और हमारी होली भी मन जाएगी। वाह बेटा वाह, तुमने तो बड़ा ही अच्छा तरीका निकाला है। रुको, मैं भी अपनी दुकान से एक्सपायर्ड हो चुकी सॉस की बोतलें लेकर आता हूँ। हाँ अंकल, जरूर लाइए। उन्हें ऐसा करते देखकर सारे दुकानदार अपनी दुकान से सॉस की बोतलें लेकर आ जाते हैं और मार्केट की एक खाली जगह में सॉस का एक तालाब बनाकर वहाँ होली खेलने लगते हैं। अरे आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस होली को मजेदार बना दिया। अरे बेटा, शुक्रिया तो तुम्हारा जो तुमने इतना अच्छा काम किया कि हमारा सॉस भी यूज हो गया और हमने बेटा इतना मजा भी किया। सॉस होली को होली के अगले 2 दिनों तक मनाया गया और ये होली मीडिया में छा गई, जिससे दूर दूर के लोगों ने भी वहां आकर सॉस के तालाब में आकर होली का आनंद लिया। मीडिया वालों ने समीर और गोलू का इंटरव्यू भी लिया। इस दौरान समीर को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली बार से उसने बच्चों को परेशान नहीं किया और गोलू के सॉस के पैसे भी दे दिए।